नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खान लर्निंग क्लास में। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर हल सहित टॉप 30 क्वेश्चंस फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी से, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। पेडागोजी के क्वेश्चंस भी हैं जो 75 नंबर की आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। टेट एग्ज़ाम का प्री निकालने में हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे, बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चे भी इस फ्री क्लास का लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। गद्यांश हमें दिया है, ब्रह्मपुत्र हिमालय के उस पार का सारा पानी लेकर असम से होती हुई पश्चिम की ओर आती है और गंगा इस ओर से पूर्व की ओर बढ़ती है। ये अपठित गद्यांश दिया है, जो गद्यांश आपको पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। गद्यांश आपको अच्छे से पढ़ लेना है, या पहले आप प्रश्न ही देख लें, उसके बाद गद्यांश में इसके उत्तर ढूंढ सकते हैं। सरितपत्ती के दर्शन के लिए जाना चाहिए, वाक्य से तात्पर्य है। सरितपत्ती के दर्शन के लिए जाना चाहिए के वाक्य से क्या तात्पर्य है? नदी के दर्शन के लिए जाना चाहिए, समुद्र के दर्शन के लिए जाना चाहिए, झील के दर्शन के लिए जाना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो सरितपत्ती के दर्शन के लिए जाना चाहिए। इसमें देखते हैं इसका आंसर। सरितपत्ती कहीं शब्द आया है क्या? सरितपत्ती का क्या अर्थ होता है? सरितपत्ती के दर्शन के लिए जाना चाहिए और भक्ति, मतलब अंत में दोनों ने तय किया कि दोनों को दाक्षिण्य धारण कर सरितपत्ती के दर्शन के लिए जाना चाहिए और भक्ति नम्र होकर जाते जाते जहाँ संभव हो रास्ते में एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरितपत्ती किसके, मतलब समुद्र के दर्शन के लिए जाना चाहिए। सरितपत्ती से आशय है समुद्र के दर्शन के लिए जाना चाहिए, वाक्य से तात्पर्य समुद्र के दर्शन के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरितपत्ती का अर्थ है सरी की उत्पत्ति, सरिता का स्वामी, सरिता की उत्पत्ति है सलिल का पति। सो सरितपत्ती का अर्थ क्या है? सरितपत्ती का अर्थ है सरिता का स्वामी। दिए गए शेष उत्तर असंगत है, ठीक है ना। तो सरित मतलब सरितपत्ती का अर्थ क्या हो जाएगा? सरिता का स्वामी, सरिता अर्थात नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम होता है गोलबंदी में, गोवालंदी में, पोरबंदर में, या फिर गंगा सागर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम गोवालंदी में है। शेष दिए गए उत्तर असंगत है। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, मतलब 2900 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका नाम तिब्बत में सांपो, अरुणाचल में डिहम तथा असम में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसी हुई सेना से तात्पर्य है। कसी हुई सेना से युद्ध के लिए सज्ज सेना, तंग हुई सेना, अव्यवस्थित सेना, या फिर खड़ी हुई सेना। तो कसी हुई सेना से तात्पर्य है युद्ध के लिए सज्ज सेना, मतलब युद्ध के लिए तैयार सेना। शेष उत्तर जो है वो असंगत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक मुखों द्वारा वे सागर में जाकर मिलती है। रेखांकित वाक्यांश से तात्पर्य है दोनों नदियों के अनेक मुंह हैं, दोनों नदियां अनेक धाराओं वाली हैं, या दोनों नदियां अनेक धाराओं में बट जाती हैं, और दोनों नदियां समुद्र में मिलने के पश्चात अनेक धाराओं में बट जाती हैं। तो अनेक मुखों द्वारा वे सागर में जाकर मिलती हैं। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों नदियां अनेक धाराओं में बट जाती हैं, क्योंकि नदी कभी एक धारा में नहीं चलती, जहां से भी अपनी दिशा बदल सकती है। तो रेखांकित वाक्यांश से क्या तात्पर्य है कि दोनों नदियां अनेक धाराओं में बट जाती हैं। दिए गए अन्य विकल्प जो है वो असंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में संगम के पश्चात के नाम से जानी जाती हैं। गंगा, हुगली, पद्मा, या मेघना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में संगम के पश्चात कौन सी नदी का रूप ले लेती है? वो ले लेती है ऑप्शन नंबर सी, पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में संगम के पश्चात पद्मा के नाम से
जानी जाती है, जबकि गंगा सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 मतलब 2525 किलोमीटर है। ये हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन नामक स्थान पर समुद्र से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय का सटीक विलोम शब्द है हार, जीत, पराजय, जय। तो विजय का मतलब आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विजय का सटीक विलोम शब्द पराजय है। जबकि दिए गए अन्य विकल्प असंगत हैं। विलोम शब्द पूछा है तो विजय मतलब जीत और पराजय मतलब हार, तो अन्य विकल्प असंगत हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द अथवा विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है, अपोजिट वर्ड कहा जाता है। जैसे हानि का लाभ, आवश्यक का नावश्यक, दुर्गम का सुगम, दुर्बल का सबल और लघु का दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यवस्थित में प्रत्यय है। अव्यवस्थित में कौन सा प्रत्यय? आ है, तित है, ता है या इत है? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इत प्रत्यय, इत। अव्यवस्थित, इत की आवाज आ रही है लास्ट में, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? जो वाक्य के अंत में, शब्दों के अंत में लगते हैं, लास्ट में लगते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो अव्यवस्थित में प्रयुक्त प्रत्यय इत है। प्रत्येक वे शब्दांश होते, प्रत्यय जो हैं वो वे शब्दांश होते हैं या शब्द के अंश होते हैं जो शब्द के अंत में प्रयुक्त होकर जुड़कर उसके अर्थ में विस्तार कर देता है। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें प्र उपसर्ग नहीं है? अब उपसर्ग जो है वो शब्द से पहले लगाए जाते हैं, प्रवाह, प्रत्येक, प्रचार या प्रमोद। सो इसमें से प्र उपसर्ग नहीं है। किसमें नहीं है? सो ऑप्शन नंबर बी में नहीं है। दिए गए विकल्पों में से दूसरे विकल्प प्रत्येक शब्द में प्र उपसर्ग का उपयोग या प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि प्रवाह, प्रचार तथा प्रमोद शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रत्येक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 9 क्वेश्चन हमारे गद्यांश के हो गए। अब हमारे आते हैं काव्यांश के प्रश्न। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये भी कहा जा सकता है कि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक मोटिवेशनल पोइट्री टाइप का है आपके लिए। तो इससे क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये कविता का मुख्य स्वर है साहस एवं खोज, उत्साह एवं साहस, उत्साह एवं अन्वेषण है या साहस एवं पलायन है। तो आप समझ गए कि कविता में उत्साह एवं साहस की बात की जा रही है। कविता का मुख्य स्वर उत्साह एवं साहस है। शेष दिए गए अन्य विकल्प असंगत हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें चींटी से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? दाना लेकर चढ़ना कठिन कार्य नहीं है, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, पराजित होने पर पुनः प्रयास करना चाहिए, या फल की इच्छा से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हमें चींटी से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि पराजित होने पर भी पुनः प्रयास करना चाहिए, हमें थक कर बैठना नहीं चाहिए, हमें फल की इच्छा से कोई कार्य नहीं करना चाहिए और हमें मेहनत करते रहना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहस की प्राप्ति का मूल आधार है विश्वास, दीवार, दाना या परिश्रम। साहस कैसे प्राप्त होता है, उसका मूल आधार क्या है? सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब तक हमें विश्वास नहीं होगा खुद पर, या सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, साहस की प्राप्ति का मूल आधार जो है वो विश्वास है। और शेष दिए गए जो विकल्प हैं वो असंगत हैं। जो व्यक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति निरंतर मेहनत करते हैं वे प्रतिष्ठा व पह प्राप्त करते हैं, सम्मान व पदक पाते हैं, असफल नहीं होते और सफल नहीं होते। सो जो व्यक्ति निरंतर मेहनत करेंगे वो क्या है? वो असफल नहीं होते। जो व्यक्ति निरंतर मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार शब्द है कैसा?
समानार्थी है, अनेकार्थी है, पर्यायवाची है या यौगिक शब्द है, मतलब मिश्रण। सो हार शब्द कैसा शब्द है? हार शब्द अनेकार्थी शब्द है, जबकि दिए गए शेष विकल्प जो है वो असंगत है। हार के अनेकार्थी शब्द हो सकते हैं, जैसे पराजय है, माला है, एक प्रकार का गले में पहना जाने वाला आभूषण भी हार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहस शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है या सार्वनामिक संज्ञा है, सॉरी विशेषण है। सो साहस क्या हो जाएगा? एक भाव है, इमोशन से जो व्यक्ति के अंदर खुद से होता है। साहस शब्द भाववाचक संज्ञा है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नम्रता, मिठास, देवत्व, ये किसी से खरीदे नहीं जाते, ये व्यक्ति में खुद से होते हैं आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांधी जी, आगरा, रामायण, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, मतलब ये पर्टिकुलर पर्सन है, एक ही व्यक्ति है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे घर, पहाड़, नदी इत्यादि। और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, इस तरह से ये जो शब्द प्रयुक्त हुआ है ये सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा से अधिक भाषाओं का ज्ञान भाषा की कक्षा में अध्यापक के लिए बोझ बन जाता है, नई कक्षा में अधिगम के दौरान शिक्षार्थियों को समानुरूप बनाता है, नई भाषा के शिक्षण अधिगम में बहुत सहायक है, या फिर नई भाषा के अधिगम में व्यवधान पैदा करता है। तो एक भाषा से अधिक भाषाओं का ज्ञान जो है ऑप्शन नंबर सी, नई भाषा के शिक्षण अधिगम में बहुत सहायक है। मतलब भाषाओं का ज्ञान जो होता है वो नई भाषा सीखने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक का कथन या एक अध्यापक का ये मत है कि बच्चों के मस्तिष्क में जन्म से ही व्याकरण के नियम हैं, इसलिए वे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। भाषा अर्जन करने के प्रति उसका उपागम किससे मेल खाता है? व्यवहारवादी है, संज्ञानवादी है, प्रकृतिवादी है, रचनावादी है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृतिवादी है। एक अध्यापक का ये कथन मतलब इसलिए वे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं कि भाषा अर्जन करने के प्रति उसका उपागम जो है वो प्रकृतिवादी से मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय के सत्र में विद्यार्थी पुस्तकालय में अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ते हैं। मतलब पुस्तकालय जो लाइब्रेरी होती है उसके सत्र में विद्यार्थी जो होते हैं पुस्तकालय में अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ते हैं। वे किस प्रकार के पठन में संलग्न हैं? गहन पठन, बारीकी से पठन, विस्तृत पठन या चुनौतीपूर्ण पठन। सो ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत पठन से मतलब संलग्न है, तो विस्तृत पठन कर रहे हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश का क्या तात्पर्य? कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ने के अवसर देना, बच्चों को मुद्रित हस्तलेख सीखने के अवसर देना, बच्चों को हाथ से छपाई करने के अवसर देना, या बच्चों को अपने आसपास के परिवेश से व्यर्थ सामग्री चुनकर कुछ नया सृजित करने के लिए कहना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मतलब क्वेश्चन समझिए फिर से, कक्षा में मुद्रित यानी लिखित समृद्ध परिवेश का क्या तात्पर्य? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ने के अवसर देना, क्योंकि जितना बच्चे रीडिंग करेंगे उसको समझेंगे, सीखेंगे और उससे उनका स्किल डेवलप होगा, रीडिंग स्किल डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिम विज्ञान जागरूकता के 3 चरण कौन से हैं? स्वनिम विज्ञान जागरूकता के 3 चरण कौन से हैं? अक्षर, शब्द, वाक्य, ध्वनियाँ, स्वरमान यानी पिंच, सुरतान, अक्षर, तुकबंदी, स्वनिम, गहराई, गति, तुकबंदी। तो स्वनिम विज्ञान जागरूकता के 3 चरण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी, अक्षर, तुकबंदी या स्वनिम। सो स्वनिम विज्ञान जागरूकता के 3 प्रमुख चरण निम्न हैं, अक्षर, तुकबंदी और स्वनिम। ध्वनि विज्ञान की जिस शाखा में किसी भाषा विशेष के स्वनिमों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे स्वनिम विज्ञान कहते हैं। तो स्वनिम शब्द संस्कृत के स्वन धातु से बना है जिसका अर्थ है ध्वनि करना। स्वनिम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं,
खंडेय स्वनिम और खंडेतर स्वनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आयु से स्वनिम विज्ञान जागरूकता के तीनों स्तर जैसे कि अक्षर, तुकबंदी और स्वनिम विकसित होना शुरू हो जाते हैं? कौन सी आयु से स्वनिम विज्ञान जागरूकता के तीनों स्तर जैसे कि अक्षर, तुकबंदी और स्वनिम विकसित होना शुरू हो जाते हैं? 3 से 4 वर्ष की आयु में, 4 से 5 वर्ष की आयु में, 5 से 6 वर्ष की आयु में या 6 से 7 वर्ष की आयु में? सो राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 वर्ष की आयु से स्वनिम विज्ञान जागरूकता के तीनों स्तर जैसे कि अक्षर, तुकबंदी और स्वनिम विकसित होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक मानक पठन परीक्षण देने के लिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी? मतलब 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक मानक पठन परीक्षण देने के लिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी? बच्चों से ये कहें कि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और वे इस परीक्षा में अपना सर्वोत्तम दे सकते, या अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाने वालों को अलग से पढ़ना, ये मानकर कि शेष विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर ही लेंगे। परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करवाना, या ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को मानक परीक्षण की विशेषताओं की व्याख्या करना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, कि 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक मानक पठन परीक्षण देने के लिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह ये है कि परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं उनसे मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करवाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक प्रत्येक बच्चे पर नई पाठ्य सामग्री के पठन के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है। इस अध्यापक का ये विश्वास है कि सभी शिक्षार्थी समूह में बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसी तरह से सीखते हैं। इस तरह से अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के बेहतर अवसर मिलते हैं, या फिर बच्चे भिन्न भिन्न गति से तथा भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाषा की कक्षा में एक अध्यापक प्रत्येक बच्चे पर नई पाठ्य सामग्री के पठन के लिए व्यक्तिगत रूप से अगर ध्यान देता है तो अध्यापक का विश्वास है कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा की कक्षा में एक अध्यापक प्रत्येक बच्चे पर नई पाठ्य सामग्री के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है। तो इस अध्यापक का ये विश्वास है कि इस तरह से अध्यापक उन बच्चों को भिन्न भिन्न गति से, मतलब अलग अलग स्पीड से तथा भिन्न भिन्न तरीकों से सिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना श्रेयस्कर है क्योंकि? मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे शिक्षण सरल हो जाता है, या ये बौद्धिक विकास में सहायक है, या ये बच्चों को स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है। तो प्राथमिक स्तर पर यदि मदर टंग से पढ़ाएंगे, मातृभाषा से पढ़ाएंगे, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये बच्चों को स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है। जो उनके स्वभाव से परिचित हैं, जिस चीज़ को वो जानते हैं, तो ऐसी चीज़ों को सीखने में मदद करता है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम के लिए, मतलब लैंग्वेज लर्निंग के लिए निवेश समृद्ध परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इससे बच्चे लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक नियमों को याद कर लेते हैं, भाषा की संरचना समझ पाते हैं, या लक्ष्य भाषा को घर की भाषा में अनुवाद करके भाषा सीखते हैं, या जहाँ जहाँ भाषा किसी भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम के लिए निवेश समृद्ध परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इससे बच्चे प्राथमिक कक्षाओं में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे जहाँ जहाँ भाषा किसी भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं क्योंकि वो उससे परिचित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन पूर्व प्रक्रिया के लिए अध्यापक ने बच्चों से कहा कि वे लिखने की तैयारी के लिए अपने अपने विचार संयोजित करें। लेखन पूर्व प्रक्रिया के लिए अध्यापक ने बच्चों से क्या कहा कि वे लिखने की तैयारी के लिए अपने अपने विचार संयोजित करें। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति लेखन पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? युक्ति लेखन पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। मानस मानचित्रण, मुक्ति लेखन, मानस मंथन या सहपाठियों से समीक्षा करवाना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सहपाठियों से समीक्षा करवाना, रिव्यू करवाना। लेखन पूर्व प्रक्रिया के लिए अध्यापक ने बच्चों से कहा कि वे लिखने की तैयारी करें या तैयारी के लिए अपने अपने विचार संयोजित करें। निम्नलिखित में से सहपाठियों से समीक्षा करवाना युक्ति लेखन पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है।
सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में सहपाठी द्वारा की गई समीक्षा का उद्देश्य क्या है। मतलब विद्यार्थियों की जो लेखन प्रक्रिया चल रही है, राइटिंग प्रोसेस जो चल रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में सहपाठी मतलब कंपेनियन द्वारा की गई समीक्षा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है इसके, अपने अपने सहपाठियों की गलतियां ढूंढने में आत्मविश्वास पैदा करना, सहपाठियों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना जिससे उन्हें अपने प्रारूप में संशोधित करने के लिए अवसर प्राप्त हो, या लिखने के लिए नए नए विचार मिल सकें व विकसित हो सकें, या विचारों से संबद्धता स्थापित कर अनुच्छेद बनाकर लिख सकें। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सहपाठी जो है, जो हमारे कंपेनियन है, क्लासमेट्स हैं, उनको रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना जिससे उन्हें अपने प्रारूप में संशोधित करने के लिए अवसर प्राप्त हो, मतलब और उन्हें ओकेशंस ऐसे अवसर मिल सकें जिसमें वो अपने आप को साबित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे भाषा का जो विकास है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो फर्स्ट सोपान है, फर्स्ट स्टेप से, प्रथम चरण के अंत से आरंभ होता है, इसे क्या कहा जाएगा? पियाजे के अनुसार भाषा का जो विकास है संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण के अंत से आरंभ होता है, इसे क्या कहा जाएगा? स्थानिक जागरूकता, प्रतीकात्मक विचार, मानस मानचित्रण या वस्तु स्थायित्व। तो क्या कहेंगे इसे? ऑप्शन नंबर बी प्रतीकात्मक विचार कहेंगे, क्योंकि इसे प्रतीकात्मक विचार कहा जाएगा। बालक संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं, इन संकेतों तथा चिन्हों का भाषा के विकास में विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कहानी पढ़ने के बाद गीतिका कहानी अपने शब्दों में सुनाती है और उसमें कुछ नए पात्र एवं घटनाएं जोड़ती जाती है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? बच्चे को टोक देना चाहिए, बच्चे की सराहना करनी चाहिए, मतलब उसे अप्रिसिएट करना चाहिए, बच्चे को सज़ा देनी चाहिए, या बच्चे की अनदेखी कर देनी चाहिए। मतलब गीतिका कहानी अपने शब्दों में सुनाती है और उसमें कुछ नए पात्र एवं घटनाएं जोड़ती है, तो इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी बच्चे की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा कुछ नया क्रिएट कर रहा है, अपने मन से कुछ शब्द ऐसे जोड़ रहा है, मतलब उसके अंतर मन में, उसके मस्तिष्क में ऐसी क्रिएटिविटी हो रही है, कुछ नया वो सीख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसको अप्रिसिएट करना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कूजन और बबलाना शिशु की पहली वाक्य ध्वनियाँ हैं। कूजन और बबलाना मतलब जो बच्चे खुद ही खुद बोलते हैं ना, मन ही मन में बड़बड़ाते हैं, बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलना शुरू करते हैं, कुछ समझ आता है, कुछ नहीं आता, तो वाक्य ध्वनियाँ हैं। कूजन का तात्पर्य क्या है? शिशुओं के साथ बात करते समय वयस्क की भाषा का एक रूप है। लगभग 2 माह के शिशुओं द्वारा निकाली गई रुचिकर आवाज़ें हैं, यानी स्वर। 6 माह के शिशुओं में व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तानों का दोहराव है, या फिर वयस्क द्वारा ऊंचे स्वरमान में बोले गए छोटे छोटे वाक्य हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 2 माह के शिशुओं द्वारा निकाली गई रुचिकर आवाज़ें हैं, जिन्हें देखकर हम बहुत खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, और उन सभी से हमारा मन लगा रहता है, जो बच्चे अटखेलियाँ करते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो ये थी हमारी 30 प्रश्नों की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।